हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन अ न्यू रीसेंट कंसर्न फॉर इंडिया, दैट इज फूड्स व्हिच आर हाई इन फैट शुगर एंड सॉल्ट, एचएफएसएस फूड। ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। इससे रिलेटेड इंडिया पे काफ़ी सारे कंसर्न है। इंडिया में ये जो हाई इन फैट शुगर एंड सॉल्ट फूड है, इनका कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी बड़ा एक चैलेंज जो है वो इंडिया फेस कर रहा है। सो इसी रिगार्ड में इसी बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया था आज के लिए, दैट इज एग्जामिन द इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ हाई इन फैट शुगर एंड सॉल्ट फूड्स इन इंडिया एंड एनालाइज द पोटेंशियल रिपरकशंस ऑन पब्लिक हेल्थ एंड द इकोनॉमी in India and explore the advantages of introducing elevated taxes on these foods. So ये क्वेश्चन में हमसे तीन चीजें डिस्कस करने के लिए पूछी गई हैं। पहली चीज तो हमको ये पूछी गई है कि इंडिया में जो एचएफएसएस फूड्स हैं, इनका कंजम्पशन इंक्रीज जो हो रहा है उसको थोड़ा सा एग्जामिन करना है हमको। देन सेकंड पार्ट में हमको डिस्कस करना है कि इसके जो इंक्रीजिंग कंजम्पशन है एचएफएसएस फूड का, इसके पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमी पे क्या पोटेंशियल रिपरकशन हो सकते हैं, क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं। एंड फाइनली हमको थर्ड पार्ट में डिस्कस करना है कि अगर ऐसे फूड्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेस इंक्रीज करती है या टैक्सेस हाई लगाती है तो इसका क्या एडवांटेज हमको हो सकता है। तो ये तीन पार्ट में हमको क्वेश्चन को एड्रेस करना है, आंसर हमारा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर आंसर। हमारे आंसर का स्ट्रक्चर हमेशा की तरह इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में डिवाइडेड रहेगा। इंट्रो में वी विल स्टार्ट विद डिफाइनिंग एचएफएसएस फूड। सो एचएफएसएस फूड क्या होता है? ये एचएफएसएस फूड कोई भी फूड या ड्रिंक जो या तो पैकेज हो सकता है या नॉन पैकेज हो सकता है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, फाइटोकेमिकल्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं, इनका अमाउंट कम होता है। फाइटोकेमिकल्स का मतलब ये प्लांट से डिराइव होने वाले कुछ बेनिफिशियल केमिकल्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं, एक्टिव केमिकल कंपाउंड होते हैं जो आपकी बॉडी को बेनिफिट पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लहसुन की बात करता हूँ, गार्लिक की, तो गार्लिक में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, प्लांट केमिकल्स, प्लांट सब्सटेंसेस, जो इसको एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कराते हैं। सिमिलरली आपने टर्मरिक या हल्दी के बारे में सुना ही होगा। हल्दी में टर्मरिक जो होती है उसमें कुरकुमिन नाम का एक केमिकल होता है, सब्सटेंस होता है, जो बेसिकली उसको एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कराती है। तो इन टाइप के जो सब्सटेंसेस प्लांट में हमको मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज फाइटोकेमिकल्स। तो ऐसे कुछ जो गुड न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज प्रोटीन, विटामिन्स, फाइटोकेमिकल्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर, ये किसी फूड में सब्सटेंस या फूड कोमोडिटी में लो होते हैं, लेकिन वो फूड जो है उसमें सेचुरेट फैट, पर्टिकुलरली सेचुरेटेड फैटी एसिड, सॉल्ट और शुगर और एनर्जी, एनर्जी मतलब कैलोरीज, ये सारी चीज़ें अगर हाई होती हैं तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो हेल्थ पे पहुंचा सकती हैं अगर उनको रेगुलर या हाई अमाउंट में कंज्यूम किया जाए। दीज काइंड ऑफ फूड आर कॉल्ड एज एचएफएसएस फूड, मतलब दोज फूड who are low in protein, vitamin, phytochemical, minerals and dietary fiber but are rich in fat, salt, sugar and energy, जो नेगेटिव इम्पैक्ट हेल्थ पे पहुंचाते हैं अगर उनको रेगुलर हाई अमाउंट में कंज्यूम किया जाए। दीज काइंड ऑफ फूड्स आर कॉल्ड एज एचएफएसएस फूड। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। दिस डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इटसेल्फ। तो ये आपको एग्जाम में वहां पे लिखने के लिए वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बिफोर आई मूव ऑन टू एड्रेस द आंसर, डिस्कस द फर्दर द आंसर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बीच में आपको एक चीज, जनरल चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी हेल्थ से रिलेटेड। डब्ल्यू और एफएओ ने मिलके एक पब्लिश किया है फूड पिरामिड। ये हेल्दी फूड पिरामिड है। एक फूड पिरामिड आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा, जहाँ पे नीचे वाली स्पीशीज को ऊपर वाली स्पीशीज कंज्यूम करती है अपने सब्सिस्टेंस के लिए, और एक पिरामिड बनता है कौन किसको कंज्यूम करता है उसके बेसिस पे। बट एक और फूड पिरामिड होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट फूड पिरामिड या हेल्दी फूड पिरामिड। ये डब्ल्यू और एफएओ ने पब्लिश किया था, जिसमें आप अपने दिन भर में जितने भी फूड आइटम कंज्यूम करते हैं उसका प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसको उन्होंने डिवाइड किया है 5 कैटेगरीज में। ये फूड आइटम्स जो है, सी आप
यू ईट फूड फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग एनर्जी। लेकिन आपकी एनर्जी किन फूड आइटम्स से ज़्यादा आनी चाहिए, कौन से फूड आइटम्स हैं जो एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं आपको बट एट द सेम टाइम दे आर मोर हेल्दी, सो दैट यू शुड कंज्यूम देम मोर या डिराइव और गेन एनर्जी फ्रॉम देम मोर। दिस इज अ क्वेश्चन। और डब्ल्यू ने अच्छे सोर्सेज ऑफ एनर्जी और जो पुअर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको ऐसे डिवाइड किया है और उसके बेसिस पे एक पिरामिड बनाया है, जिसमें आपको अपने दिन में सबसे ज़्यादा जो फूड कमोडिटी है जिससे एनर्जी गेन करने के लिए आपके खाने के टोटल दिन भर में आप जितना भी खाते हैं उसका मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो फूड ईटिंग आइटम का होता है दैट शुड कम फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल। देन उसके बाद सेकंड सोर्सेज जो आपको ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए फ्रूट से कम लेकिन बाकी फूड कमोडिटीज से ज़्यादा, दे आर कार्बोहाइड्रेट कैरिंग फूड जैसे कि होल ग्रेन ब्रेड, सीरियल, पास्ता, राइस एंड पोटैटोस। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है डेयरी। इनका कंजम्पशन भी आपको करना चाहिए बट इनका कंजम्पशन आपको एनर्जी पर्पस के लिए कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड से कम करना चाहिए। देन देर इज प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड मतलब मैं उन फूड कमोडिटीज की बात कर रहा हूँ जो बेसिकली दे आर रिच इन फाइबर एंड दे आर रिच इन बेसिकली कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म है वो आपको रॉ फॉर्म में मिलता है यहाँ पे, जो बॉडी के लिए डाइजेस्टिबल होता है बहुत इजीली। जैसे डेयरी के प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो डेयरी के प्रोडक्ट इंडिया में 70% लोगों को डेयरी के प्रोडक्ट या मिल्क जो होता है वो कम्प्लीटली डाइजेस्टिबल नहीं होता। तो वो डाइजेस्टिबल नहीं होता तो बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस भी बोला जाता है एंड दैट इज द रीजन दिस शुड बी कंज्यूम्ड लेस देन दीज काइंड ऑफ कमोडिटीज जो सिंपल एंड रॉ फॉर्म में आपको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। देन द फोर्थ कैटेगरी इज आपकी फूड कमोडिटी। डेयरी न्यूट्रिशनल डाइट में प्रोटीन का भी कुछ कंपोनेंट होना चाहिए बट दैट शुड बी लेस देन द अदर कमोडिटीज जो मैंने आपको अभी नीचे बताई है टोटल प्रोपोर्शन फॉर एनर्जी के लिए। एंड लास्टली ऐसे फूड्स जो फैट, शुगर और सॉल्ट में बहुत हाई होते हैं एंड दे आर लो इन दीज अदर गुड्स। ये जो नीचे वाली कैटेगरीज हैं प्रोटीन, डेयरी, कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट, वेजिटेबल, इनके कंपोनेंट्स में लैक करते हैं, ऐसे कमोडिटीज आपके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं एंड दे शुड बी कंज्यूम्ड इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। बहुत ही कम अमाउंट में आपको कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि आपको जितनी एनर्जी और कैलोरीज और बेनिफिट नहीं मिलते उससे उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा आपकी बॉडी को इससे हार्म होता है। सो दिस हेल्दी फूड पिरामिड आपको ये याद रखना है। 2011 में माई प्लेट नाम से इसका नाम हो गया था माई प्लेट। माई प्लेट इज द कंसेप्ट जो ये बताता है कि आपके सामने अगर दिन भर में आप जितना भी खाते हो उसको एक थाली में सजा दिया जाए तो उस थाली में कितना प्रोपोर्शन किसका होना चाहिए, ग्रेन्स का, फ्रूट एंड वेजिटेबल का, डेयरी का, इन सब का। तो अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि इसमें क्या एग्जामिन करना है हमको कि इनका जो हाई इन फैट, सॉल्ट, शुगर, ये जो फूड्स हैं इनका इंक्रीजिंग कंजम्पशन हमको एनालाइज करना था और उसके पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमी पे क्या रिपरकशन है वो हमको देखना था। तो हम इसका पहले तो इंक्रीजिंग कंजम्पशन एनालाइज करते हैं कि कैसे हमारी कंट्री में बीते कुछ डिकेड्स में इसका कंजम्पशन बहुत बढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल बिटवीन पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए फ्रॉम द पीरियड 2011 टू 2021 तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फास्ट फूड सेक्टर जो है इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है that has been 13.4% which is very high as compared to our population growth। और वर्ल्ड के वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इंडिया है शुगर का पर्टिकुलरली। लेकिन अभी अभी रिसेंटली शुगर के साथ साथ हम सॉल्ट एंड फैट कंटेनिंग फूड का भी कंजम्पशन बहुत हाई हो गया है हमारा। इसका भी अंदाजा अगर हमको लगाना हो तो हम इस डाटा से लगा सकते हैं कि जो स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनकी जो पास्ट डिकेड में जो सेलिंग है वो ट्रिपल हो चुकी है। पिछले 10 सालों में उनकी जो सेल है वो $10 बिलियन से बढ़ के $30 बिलियन पहुंच चुकी है। इसके पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक्स पे क्या इम्पैक्ट है? तो पब्लिक हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है ये हम देख लेते हैं। ये जो अनहेल्दी फूड हम खाते हैं HFSS फूड, इस FHSS फूड के कारण हमारा जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का बर्डन है हमारी कंट्री के ऊपर ये 1990 में 38% से बढ़ के 2019 में 65% पहुंच गया है। मतलब 1990 में हमारे यहाँ टोटल जितनी डेथ होती थी, अगर 100 लोगों की डेथ एक साल में होती थी तो उसमें से सिर्फ 38 लोग होते थे, 38% लोग होते थे जिनकी डेथ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के कारण होती थी। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब वो डिसीजेस जो जनरली इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड नहीं होती, जैसे कि डायबिटीज हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो गया, हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस,
देन उसके बाद कैंसर हो गया, ये डिसीजेस। तो ये डिसीजेस नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का के कारण हमारे यहाँ डेथ जो है पहले लोगों में बहुत कम होती थी, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस भी लोगों में बढ़ती जा रही है। एंड इसके कारण लोगों की डेथ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के कारण ज्यादा प्रोपोर्शन में हो रही है। 2019 में 65% लोगों की डेथ, जितने भी लोगों की डेथ हुई थी उनमें से 65% लोगों की डेथ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के कारण हुई थी। अगर इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो इस नॉन कम्युनिक स्नैक्स, एचएफएसएस फूड्स खाने के कारण लोगों में ओवरवेट और ओबेसिटी बढ़ रही है, जिसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत ज्यादा आ रहा है। क्योंकि ओवरवेट और ओबेसिटी के कारण आपको कई सारी डिसीजेस और प्रॉब्लम्स होती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम, जिसके लिए आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ बढ़ जाता है। 2017 में इन दोनों चीजों के कारण हमारा एक्सपेंडिचर, हमारे लोगों का एक्सपेंडिचर अराउंड $23 बिलियन हुआ था। और एक्सपेक्टेड है कि जिस रेट से हमारे यहाँ एचएफएसएस फूड का कंजम्पशन बढ़ रहा है, 2060 तक ये $480 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे जो हमको देखने के लिए मिल रहा है प्रोसेस्ड फूड के कंजम्पशन बढ़ने के कारण। मार्केट फेलियर और एक्सटर्नलिटीज, मार्केट फेलियर, मार्केट का करेक्ट कर पाना, मार्केट अपने आप को करेक्ट नहीं कर पा रहा, मार्केट लोगों को हेल्दी चीजें डिलीवर नहीं कर पा रहा, ये उसकी एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के फॉर्म में आ रहा है, जिससे लोगों का हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। और हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बढ़ने के कारण इसकी सोसाइटल कॉस्ट बढ़ रही है। कैसे? लोगों का हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो लोगों के पास अपनी जरूरत की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे बच्चों की एजुकेशन, अपने अच्छी हाउसिंग बनवाना, अपनी हाउसिंग कंडीशन इंप्रूव करना, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना, उसके लिए उनके पास एडिक्वेट मनी नहीं बचती, जिसके कारण दे स्टे इन पॉवर्टी। कई बार उनके पास, उनके ऊपर बीमारियां आने के कारण उनके ऊपर डेट भी आ जाता है, जिसके कारण उनके लिए गरीबी से बाहर निकल पाना और मुश्किल हो जाता है। तो एक तरह से हमारी शॉर्ट टर्म ग्रोथ जो है ये एचएफएसएस फूड इंडस्ट्री की या फूड आइटम्स की सेल की, ये हमको लॉन्ग टर्म में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है हमारी सोसाइटी और उसके डेवलपमेंट पे। तो हमको कहीं ना कहीं इस चीज से डील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीज ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, अक्रॉस द वर्ल्ड प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो इसी को मद्देनजर ध्यान रखते हुए कई कंट्रीज ने इसके रिस्ट्रिक्शन, इसका कंजम्पशन रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूके और यूएस ने कुछ डेडिकेटेड टैक्सेस लगाए हैं एचएफएसएस फूड्स के लिए, जो उनको नॉर्मल फूड आइटम से ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देते हैं, जिससे लोग उनको कंज्यूम करने से बचते हैं क्योंकि वो उनको महंगा पड़ता है। सिमिलरली कोलंबिया ने एक लॉ बनाया है, जैसे जंक फूड लॉ, जिसमें उन्होंने किसी भी, जिस फूड आइटम में जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी उतना ही ज़्यादा उस पर टैक्स लगाया जाएगा, ऐसा उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया है, जो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड के कंजम्पशन को डिटर करने में या रिस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है। इंडिया में भी केरला ने स्टेप लिया था 2016 में, उन्होंने एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, फैट टैक्स, जहाँ पे ऐसे गुड्स जो लोगों को ओबीस बनाते हैं, जंक फूड वगैरह, उन पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा ताकि लोग उनको कम कंज्यूम करेंगे। हालांकि आगे चल के वो जीएसटी में इंक्लूड हो गया 2017 में, लेकिन दिस वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, जो ये दिखाता है कि अगर हम चाहें तो ऐसे स्टेप्स लेके लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अनहेल्दी फूड्स की तरफ जाने से। एचएफएसएस टैक्सेशन जो है, ये जो टैक्स एचएफएसएस पे हम लगाएंगे, इसका पब्लिक हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा? ऑब्वियसली जब हम ये टैक्सेशन बढ़ाएंगे तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट से हमको इसको एक इकोनॉमिक पॉलिसी की तरह नहीं देखना है। सी, टैक्सेशन को हम हमेशा एक इकोनॉमिक पॉलिसी की तरह देखते हैं कि इससे हमारी रेवेन्यू अच्छी जनरेट होगी, लेकिन आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकलना है। एचएफएसएस टैक्सेशन का मेन पॉइंट ऑफ व्यू या मेन जो पर्पस है वो गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स खड़ा करना नहीं है, ये लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना है ताकि वो हेल्दी फूड चॉइसेस पे जाएं, हेल्दी आइटम पे जाएं। क्योंकि जब लोग हेल्दी फूड आइटम को चूज करेंगे कंज्यूम करने के लिए, तो इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरर्स और कंपनीज जो हैं वो भी हेल्दी फूड बनाने के लिए मोटिवेट होंगी, क्योंकि उनके लिए एक नया मार्केट खड़ा होगा। तो वो भी जो अनहेल्दी फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे डाइट कोका कोला, या फिर ऑयल में अनसेचुरेटेड, जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उन वो कंटेनिंग या इंक्लूडिंग
चिप्स होते हैं या बर्गर्स होते हैं या एनी जंक फूड विच कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो उनका प्रोडक्शन कम करके ऐसे फूड आइटम्स को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगी जो लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ऑलरेडी कई कंपनीज हैं, आपने देखा होगा अपने आजू बाजू, जो कई सस्टेनेबल या हेल्दी फूड आइटम्स को यूज करके अब चीजें बना रही हैं, जैसे मिलेट्स के चिप्स बन रहे हैं, बनाना के चिप्स बन रहे हैं, लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। बट द थिंग इज राइट नाउ दे आर वेरी एक्सपेंसिव। गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर उनको मिलेगा तो they will be able to expand themselves and provide food items to public at a cheaper rate, जिससे लोगों की भी हेल्दी फूड आइटम्स पे शिफ्ट होने की हैबिट जो है वो फास्ट हो जाएगी। सो ये HFSS टैक्सेशन का पब्लिक हेल्थ पे एडवांटेज रहेगा। हालांकि यहाँ पे कुछ की चैलेंजेस हैं जो हमको पहले ओवरकम करने होंगे अगर हम इन स्टेप्स को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो इंडस्ट्री से हमको रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का सोर्स है। तो इंडस्ट्री रातों रात शिफ्ट होने पे या टैक्सेशन लगाने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाएगी या गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगी वैसा स्टेप ना लेने के लिए। दूसरा, इसका ऑप्टिमल टैक्स रेट क्या हो सकता है, क्योंकि हमको फूड आइटम्स को बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं बनाना है, अदरवाइज इंडस्ट्रीज जो है वो शट डाउन होने लगेगी या लोगों की मास पे एम्प्लॉयमेंट जा सकती है। बट एट द सेम टाइम वी वांट टैक्सेशन टू बी एट सच लेवल कि लोग ऑल द टाइम ऐसे अनहेल्दी फूड आइटम्स को कंज्यूम ना करें। सम टाइम इट इज फाइन बट इट इज नॉट ओके टू कंज्यूम देम ऑल द टाइम। एंड द थर्ड थिंग इज कंज्यूमर को अवेयरनेस फैलाना, इतने लार्ज स्केल पॉपुलेशन को अवेयर करना कि which are the type of foods which are unhealthy for you and which are the type of foods you should consume even if you are buying packaged food। ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए एक बहुत बड़ी ड्राइव चलाना, दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग स्टेप जो हमको अचीव करना होगा। इसी कंटेक्स्ट में लोगों को अवेयर करने के लिए एफएसएसएआई ने एक मूवमेंट भी चला के रखा हुआ है, दैट इज ईट राइट मूवमेंट, जिसके अंदर में एचएफएसएस फूड्स का कंजम्पशन कम करने के लिए उन्होंने एक बहुत कैंपेन चलाया था, बहुत अच्छा। दैट इज आज से थोड़ा कम, मतलब आज से हम तेल, चीनी और नमक, दैट इज फैट, शुगर एंड सॉल्ट, ऐसे कंटेनिंग इन आइटम्स को कंटेनिंग फूड का कंजम्पशन जो है रिड्यूस करेंगे। तो एफएसएसएआई ने ये जो रिकमेंडेशन, ये जो कैंपेन चलाया था, उसमें बेसिकली उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी लोगों को फॉलो करने के लिए। जैसे उन्होंने ये बोला था कि आप मॉनिटर करिए कि आप डेली कितना सॉल्ट, शुगर, फैट फैट कंटेनिंग आइटम्स कंज्यूम करते हो। एंड देन उसके बाद अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप मेजर भी करो उसको। मेजर कैसे करो, अभी आप बड़ी चम्मच में अपने अंदाजे से लेते हो, रेदर देन डूइंग दैट आपको एक स्टैंडर्डाइज स्मॉल स्पून्स यूज करना चाहिए, जिसमें हमको आइडिया रहता है कि एक बार में कितना सॉल्ट या शुगर आता है, सो दैट हम मॉनिटर भी कर सकें, हम एसेस भी कर सकें और हम कंट्रोल भी कर सकें कि हमको कितना जो है सॉल्ट और शुगर कंज्यूम करने के लिए लेना चाहिए। इसके बाद एफएसएसएआई ने कुछ रिकमेंडेशन दी है लोगों के लिए अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के लिए। पहला तो उन्होंने बोला है रिड्यूस, दूसरा उन्होंने बोला है रिप्लेस, तीसरा उन्होंने बोला है लिमिट। रिड्यूस क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल का इंटेक ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके अपनी डाइट में इन तीन चीजों का जो कंपोनेंट जो है वो रिड्यूस करना है और उसको रिप्लेस करना है विथ हेल्दियर ऑप्शंस। जैसे कि आप शक्कर की जगह गुड़ का यूज कर सकते हैं, विच इज मोर हेल्दियर ऑल्टरनेटिव। सिमिलरली आप चॉकलेट्स की जगह ऐसी कुछ चीजें कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे तिल हो गया, आपकी जो लोकल जो जो रॉ फूड क्रॉप्स होती हैं विच आर स्वीटर इन नेचर, जैसे कि तिल हो गया, बेसन हो गया। देन उसके बाद ऐसे कोई भी मीठी चीजें जो घर पे बनाई जाती हैं विच आर नेचुरल इन शुगर, मतलब नॉट रिफाइंड और प्रोसेस्ड शुगर, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं एंड आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट भी पहुंचाती हैं, ऐसी चीजों से आपको रिप्लेस करना है रिफाइंड शुगर एंड सॉल्ट को। एंड लास्टली आपको लिमिट करना है। ऐसे प्रोसेस्ड आइटम जो होते हैं उनका थोड़ा बहुत एक लिमिट तक कंजम्पशन चलता है, बट बियॉन्ड द लिमिट इट शुड नॉट बी योर चॉइस। जैसे कि पिकल्स, सॉल्टेड स्नैक्स, सॉसेस, जैम, ये सब बहुत ही रिच शुगर फॉर्म होते हैं, मतलब एक बार में बहुत ही एक्सेस आपकी बॉडी को हिला देते हैं अंदर से, आपको फील नहीं होता, बट इनमें इतने हाई अमाउंट में सॉल्ट एंड शुगर होता है कि लॉन्ग टर्म में जब आप रिपीटेडली इसको कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी जो है उसकी कंडीशन खराब होने लगती है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं या इनिशिएटिव्स हैं, ये कुछ इस एक्शंस हैं जो एफएसएसएआई रिकमेंड करता है आपको लेने के लिए, सो दैट आपकी लाइफ स्टाइल एक बहुत ही अच्छी हेल्दी बने। वे फॉरवर्ड हमारे लिए इसमें क्या होगा, वे फॉरवर्ड हमारे लिए होगा सबसे पहले तो हमको कोलैबोरेटिव अप्रोच लेना है। हमको सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, फूड इंडस्ट्री, हेल्थ प्रोफेशनल, पॉलिसी मेकर्स एंड अबव ऑल
पब्लिक, इनको इन्वॉल्व करना है डिस्कशन में, सो दैट सब मिलके काम करेंगे तो मार्केट भी सस्टेनेबल रहेगा और लोगों की जो हेल्थ है उनके साथ भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर नहीं आएगा। सेकेंड इज कंटिन्यूस इवेल्युएट। कंटिन्यूस इवेल्युएशन में आता है कि हम रेगुलरली एचएफएसएस के से रिलेटेड एचएफएसएस फूड को कंट्रोल करने के लिए जो जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे टैक्सेस लगा रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं हेल्दी फूड को, उससे कंजम्पशन पैटर्न पे, हेल्थ आउटकम पे, इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस पे, इनमें कोई चेंज आ रहा है कि नहीं। क्योंकि हम स्टेप ले रहे हैं और कोई चेंज नहीं आ रहा तो कोई सेंस नहीं बनता इन स्टेप्स को लेने का। तो कंटिन्यूसली हमको मॉनिटर करना है कि हमारी जो चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल है और जो हेल्थ के इश्यूज हैं जो इन इन एचएफएसएस फूड को कंज्यूम करने से आते हैं, उनमें कुछ डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। एंड लास्टली एफएसएसएआई जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है, इस टाइप के और कैंपेन हमको चलाने हैं पर्टिकुलरली पब्लिक को एजुकेट करने के लिए। एंड इसकी स्टार्ट हमेशा स्कूल से होना चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन आर द वन हु गेट इन्फ्लुएंस्ड, हु गेट अंडर दिस इन्फ्लुएंस ऑफ दिस टाइप ऑफ फूड द मोस्ट अर्लीस्ट। तो अगर हम बच्चों को बचपन से ही ट्रेन करते हैं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड हेल्दी फूड किसको बोलते हैं, तो वो बचपन से ही इस तरह से ग्रो होंगे कि वो लिमिटेड फॉर्म में ही उसका कंजम्पशन करेंगे एंड दे विल बेसिकली बी प्रोटेक्टेड इन द लॉन्ग टर्म इन देयर हेल्थ। सो बेसिकली वो जो एक कोड बोला जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो वो प्रिवेंशन स्कूल पॉइंट से ही आता है, या बच्चों की लर्निंग स्टेज जो होती है वहीं से आता है इनको सिखाने का। So this was all about HFSS food. HFSS मतलब again high in fat, salt and sugar foods जो आपकी हेल्थ के लिए harmful होते हैं. So this was all about HFSS food in detail and the taxes related to them. I hope it was I was able to clear many things related to this topic to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for exam. Thank you very much for watching the video.